नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सदन में आजकल देश की राजनीति में और सदन के बजट सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। तरह तरह की खबरें आए दिन निकल करके सामने आ रही हैं। कल सबसे पहले जो खबर सामने आई, जब लोकसभा की जो कुर्सी है जिसे लोकतंत्र का सबसे निष्पक्ष और सर्वोच्च आसन माना जाता है, आज उसी कुर्सी पर बैठे शख्स पर सवालों की आंधी चल रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया है, जिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और इसको लेकर के अब हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि अब इस पर 14 दिन बाद कार्रवाई होनी है। वहीं अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये तय किया है कि अब वो लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। लोकसभा की स्पीकर की जो कुर्सी होती है उस पर नहीं बैठेंगे जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं आ जाता। और अब तो एक और नई जानकारी निकलकर सामने आई है कि ओम बिरला के ऑफिस के अंदर घुस करके गाली गलौज की गई। 20 से 25 सांसद घुसे और भद्दी भद्दी गालियां उन्हें दी गई, ऐसी जो बताई भी नहीं जा सकती। इससे ओम बिरला इतने आहत हुए, इतने परेशान हुए, इतने दुखी हुए कि उन्होंने चेयर पर बैठने से ही इनकार कर दिया। ये हैरान कर देने वाला दावा किया है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए। अब स्पीकर का आचरण किस तरीके से लगातार सवालों के घेरे में था, वो कैसे विपक्ष को बोलने नहीं देते थे, नेता विपक्ष राहुल गांधी तक को बोलने नहीं दिया गया, यहां तक कि बात बात पर सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। यानी जिस स्पीकर को कम से कम निष्पक्ष दिखना चाहिए था, वो पूरी तरह से पक्षपात करते देखे गए। अब इसी को लेकर के विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है उनके खिलाफ। अब जो ओम बिरला ने सदन से दूर रहने का जो फैसला किया है, वो नैतिक कदम है या फिर राजनीतिक रणनीति, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कि क्या 9 मार्च को संसद में इतिहास में टर्निंग साबित होगा, क्या विपक्ष ने सच में स्पीकर को गालियां दी और अगर हाँ तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्या किरण रिजिजू झूठ बोल रहे हैं या फिर विपक्ष। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो सदन चलाते हैं, अब वो खुद सदन में नहीं आएंगे, इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले एक एक मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो सदन चलाते हैं, अब वो खुद सदन में नहीं आएंगे। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले उन्होंने कुर्सी से दूरी बना ली है और साफ तौर से ये कह दिया है कि वो सदन में तब तक नहीं आएंगे जब तक अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आ नहीं जाता है। अब पहले पीएम मोदी संसद में नहीं आ पाते क्योंकि उनकी जान को खतरा है। एनडीए के सांसद कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सांसद उनको दांत से काट सकती थी और अब ओम बिरला भी सदन में नहीं आ सकते। तो अगर इतनी ज्यादा दिक्कतें सत्ता पक्ष के लोगों को हो रही हैं, उन लोगों को हो रही हैं जो सत्ता पक्ष की लगातार चाटुकारिता करने में व्यस्त रहते हैं, तब फिर अब फिर क्या कैसे सदन चलेगा, क्या कुछ होगा, इस पर आपका क्या कहना है सर? जय संविधान। देखिए, जो संसद के अंदर राहुल गांधी बोल रहे हैं, मैंने शुरू से उनका भाषण सुना और राहुल गांधी ने एक एक शब्द जो बोला है वो पूरी तरह से आज हमारे देश की समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, सब्र की भी एक सीमा होती है, मर्यादाओं की भी एक सीमा होती है। जब अपनी भारत माता को लुटते हुए हम देख रहे हैं और राहुल गांधी को जिस तरह जगदम्बिका पाल इस समय स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, किरण रिजिजू बार बार उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। भाई देखिए, देश की व्यथा को बताने के लिए ही तो राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन है और ये हमारी व्यथा है। राहुल गांधी ने जैसे कहा, आप ये बताइए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में निधि हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बांग्लादेश है और अमेरिका ने बांग्लादेश से एक्सपोर्ट हो रहे टेक्सटाइल पे 0% टैक्स कर दिया है और हम पे 18% लगेगा। अब बताइए, 18% एडिशनल टैक्स बांग्लादेश की तुलना में हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इस व्यथा के लिए आप कैसा मर्यादाओं का पालन कीजिए, मर्यादाओं का पालन कीजिए। अरे आपकी रूल बुक्स थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। इस समय देश की सबसे बड़ी चिंता यह है, और कहा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में, और ये मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी। राहुल गांधी ने अनिल अंबानी का नाम लेके कहा कि वो जेल के अंदर क्यों नहीं है। अगर एप्स्टीन फाइल में किसी अपोजिशन लीडर का नाम आ गया होता,
अभी तक वो आदमी तुरंत अरेस्ट हो गया होता, एफआईआर लिखा दी गई इस बात पे कि एक प्रकाशित बुक जो राहुल गांधी के हाथ में है, लोगों को दबाव डाल डाल के कहा जा रहा है कि किताब छपी नहीं है, जो हाथ में कैसे अगर छपी नहीं है तो। और नरवणे साहब ने 2023 में खुद लिखा है कि इट इज अवेलेबल फॉर सेल एंड बाइट। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर फिर राहुल गांधी ने वही बात जो हम लोग रोज यहां डिस्कस करते हैं, आप निधि बताइए, राकेश टिकैत खुलेआम ये कह रहे हैं कि किसानों से संपर्क हो रहा है, पूरे देश के अंदर किसान उद्वेलित हैं और 6 महीने के अंदर ये खबर मिल जाएगी कि हिंदुस्तान के किसानों को कैसे लूटा गया है, किस वजह से लूटा गया है। राहुल गांधी ने ये बताया कि मैं मानता हूं, और मैं भी मानता हूं, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की राष्ट्रभक्ति पे अविश्वास नहीं करता। मैंने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो है राष्ट्र विरोधी है, लेकिन इन पे कुछ मजबूरी है, इन पे कोई दबाव है, इन पे कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है जिसकी वजह से ये झुके चले जा रहे हैं। आप बताइए, कोई अब गोदी मीडिया का तो देखिए, गोदी मीडिया है वो तो हम लोगों को बोलने नहीं देता, बुलाता है 6 आदमी मिला देता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बिठा देता है। एक चर्चा में मैं गया तो गोदी मीडिया में देश के बहुत बड़े पूंजीपति, अरबपति, एक बहुत बड़े ब्रांड बिल्डर, अरबपति, करोड़पति, जो लोग इनकम उसमें चलते हैं फर्स्ट क्लास पे, हम लोग तो इकोनॉमी क्लास पे चलने वाले हैं। बड़े बड़े लोगों को 6 लोगों को बिठा दिया, अखिल स्वामी अकेले बिठा दिया, एक मिडिल क्लास के शिक्षक को। अरे मैंने कहा तुम जैसे पूंजीपतियों को तो फायदा होगा स्टेट डील से, क्योंकि तुम अमेरिका से माल मंगाओगे, अपनी मोहर लगाओगे, 20% एडिशनल रेवेन्यू जोड़ोगे और देश की जनता को लूटोगे, जो तुम चीन से कर रहे हो। आज के तारीख में चीन की हर चीज को ये बड़े बड़े पूंजीपति आयात करके और 20% 30% की मार्जिन लगा के देश को लूट रहे हैं। देश का किसान और छोटा व्यापारी बर्बाद होने वाला, ये 6 महीने के अंदर खबर मिल जाएगी, पता चल जाएगा। कारण क्या है? रूस के अंदर हमारे खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि रूस का हमने साथ क्यों छोड़ा, और ये राहुल गांधी ने बड़ी अकल की बात की, बहुत बुद्धिमानी की बात की है राहुल गांधी ने। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, ये वो जमाना नहीं है जब अमेरिका इज दी ओनली सुपर पावर। एक जमाना था रूस और अमेरिका सुपर पावर्स हुआ करते थे, बाद में समय आया ओनली अमेरिका वाज द सुपर पावर, और यही मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रूस के साथ मिलके, चीन के साथ मिलके, ब्राजील के साथ मिलके, ब्रिक कंट्रीज करके एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने और डॉलर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। और आज ब्रिक कंट्रीज को भी छोड़ दिया, आज रूस को भी धोखा दे दिया, अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गए। तो जब राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल की बात की और अडानी जी के केसेस के बारे में बात की, जो हम लोग रोज करते हैं, तो उन्हें रोक दिया गया कि आप उन लोगों का नाम नहीं ले सकते। लेकिन निशिकांत दुबे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की, अरे उनकी सगी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। भाई आप बताइए, मेरी बहन अगर आएगी, मेरी मां आएगी, तो मैं उसे गले लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? आप अपने भाई को, आपका भाई आपको गले लगाएगा कि नहीं लगाएगा? आप उससे छोटी हो, बहुत छोटी हो, भाई बहन के प्यार, और भाई और भांजे और भांजी और मामा के प्यार को ये लोग नहीं समझ सकते, जिन्हें ये एप्स्टीन फाइल में जिनके नाम अपीयर हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू विजय लक्ष्मी पंडित को गले लगा लें, वो नयन तारा सहगल जो उनकी सगी भांजी है उन्हें गले लगा लें, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनके फोटो दिखा के ये बदनाम करते हैं। अब बताइए, ये तो अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम जो है ये एप्स्टीन फाइल में डलवा देंगे, जब एप्स्टीन शायद पैदा ही नहीं हुआ होगा तब, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई। इनका कोई भरोसा नहीं, और इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, इन पे एफआईआर नहीं लिखी जाती है, ये जो झूठ फैला रहे हैं इस पे कार्रवाई नहीं होती है। बताइए इस प्रकार का, फिर वो एक आपने देखा होगा कौन, नायर साहब, रवि नायर साहब हैं, उन पे मानहानि के केस पे 1 साल की दंड दे दिया गुजरात कोर्ट ने। अरे अब किसी को कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं। आपने देखा होगा काशी के अंदर, मैं तो देखता रहता हूं, मेरे पास काम ही क्या है, यही सब देखता हूं, वीडियो देखता रहता हूं। काशी के अंदर दाल मंडी के अंदर, जो दाल मंडी जहां 6 फीट चौड़ी सड़क थी और सैकड़ों साल पुराना बाजार है, वो हजारों लोगों की रोजी रोटी वहां पे चलती है, 6 फीट से उसे 60 फीट की सड़क बनाएंगे, सारी दुकानें तोड़ दी। और इस मामले में आपके कार्यक्रम प्रज्ञा मिश्रा की मैं बड़ाई करूंगा। प्रज्ञा मिश्रा को मैंने देखा, पुलिस वाले उसको धकेल रहे हैं, वहां जाके उसने पूरी फोटोग्राफी की, पूरी वीडियो दिखाई और ये दिखाया, लोग काशी के अंदर मोदी जी को
सब वहां के लोकसभा में जिता के भुगत रहे हैं, काशी को बर्बाद कर दिया है, लोगों की दुकानें उजाड़ दी हैं, कोई कंपेंसेशन नहीं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। और आपने देखा होगा पल्लवी पटेल विधानसभा की सदस्य उत्तर प्रदेश की, किस प्रकार से उन्हें गंदे तरीके से उठा के गाड़ी के अंदर फेंका गया है, पल्लवी पटेल को, क्योंकि वो आरक्षण जो यूजीसी बिल है उसके समर्थन में है। उन्हें तो मारा जा रहा है, जो दलित और ओबीसी है उनको मारा जा रहा है, और सवर्ण लोग जो यूजीसी के विरोध में कर रहे हैं उन पे कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा है। एक मिश्रा जी हैं कानपुर के, किसी तंबाकू वाले के बेटे 10 करोड़ की गाड़ी में शराब में धुत 10 लोगों को गाड़ी से धक्का मार देते हैं। खैर भगवान की कृपा है कोई मरता नहीं है। उनके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा, मिश्रा जी के घर में बुलडोजर नहीं चलेगा। कानपुर के ही अंदर एचडीएफसी बैंक की एक औरत दूसरे लोगों को कहती है मैं ठाकुर हूं, राजपूत हूं, और गालियां देती है, उसके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि एक ब्राह्मण का अपमान कर रही है वो राजपूत। लेकिन अगर कोई दलित कुछ बोल देगा, ओबीसी कुछ बोल देगा, तो उसके फिर तो मैं तो देखिए सही बात है, मुझे कष्ट होता है, ब्राह्मण होने के बावजूद मुझे कष्ट होता है। इस प्रकार का भेदभाव समाज के अंदर अनुचित है। कोई छूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। हम सब भगवान कृष्ण द्वारा, वो परब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, कोई भी हो हम उन्हीं के अंश हैं। तो देखिए ये जो हो रहा है, और राहुल गांधी जो इस समय पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, मैं तो निवेदन करता हूं लोगों से, मैंने तो पूरा, अभी तो तुम्हारी डिबेट थी इसलिए छोड़ के आधा पड़ा मुझे, गर्दा उड़ा रहा है, गर्दा उड़ा रहा है, सरकार का गर्दा उड़ा रहा है, और ऐसे नेता को ही देश को बता रहा है किस प्रकार से अमेरिका ने ब्लैकमेल करके अपने, और बताइए 125 बिलियन डॉलर पर ईयर लेंगे, और भैया तुम्हारा क्या होगा तुम्हारे रुपए का, जहां तुम 20% से लेकर 150% तक टैक्स लेते थे उसको तुमने 0% कर दिया, और जिसपे तुम 3% टैक्स देते थे उसको उसने 18% कर दिया। तुम हर्षोल्लास मना रहे हो, मूर्ख समझ रखा है देश की जनता को। चलिए हम तो भाई, हम इससे हमें मतलब नहीं, हम किसान नहीं है या मजदूर नहीं है, लेकिन हम देश के नागरिक हैं, वो हमारे देश के परिवार के सदस्य हैं। किसान भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, मजदूर भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर उनके घर में रोटी नहीं बनेगी, अगर उनकी इनकम कम होगी, अगर वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे, अगर मेरे देश के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, मैं भी कष्ट में होऊंगा। मैं उनसे अलग नहीं हूं, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। देश की जनता ये सोचना छोड़ दे मुझे कि ये वो पंजाबी में क्या कहते हैं, मुझे फर्क की पहनदा, फर्क पहनदा, मुझे फर्क पड़ता है, पंजाबी नहीं बोल पा रहा हूं, मुझे फर्क पड़ता है। मेरे देश के एक भी आदमी के साथ अन्याय होता है, अंकिता भंडारी के साथ अन्याय होता है, मुझे कष्ट होता है। उत्तराखंड के अंदर एक लड़का है नेगी करके, जिसने, उसका जिम है, उसके जिम को बिल्कुल, उसके जिम को काला पोत दिया है बजरंग दल वालों ने। एक नेगी करके लड़की है, उसको भी बदनाम और रेप करने की धमकियां दी जा रही हैं। दीपक जो है, उसके जिम में जहां 150 लोग आया करते थे, सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक लोग जिम करते थे, केवल 15 लोग रह गए। मैं देश की जनता से अपील करता हूं, ये हमारे देश की आत्मा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और सब हिंदू हैं। क्राउड फंडिंग कीजिए, और इन लोगों को किसी प्रकार का अभावग्रस्त मत होने दीजिए, इनको ये महसूस मत होने दीजिए कि हमने इनको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है। हम इनका साथ देंगे, चाहे हमें आमदनी के आधी का इनकम इनको देनी पड़े, क्योंकि हमारे देशवासी हैं। और अगर ये हार गए तो देश हार जाएगा। देश में हिंदू मुसलमान सिख एकता को कायम करना पड़ेगा, 142 करोड़ लोगों को एक साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, राहुल गांधी का आज का भाषण हमने भी सुना, और 2 बजे भाषण खत्म हुआ, और उसमें खूब गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे स्पीकर की, और स्पीकर ने जो मना कर दिया है कि अब वो सदन में नहीं आएंगे। इसके बाद एक और खुलासा कर दिया है उनके जो मोदी जी के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि स्पीकर के चैम्बर में जाकर के 20-25 सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में स्पीकर साहब को गालियां दी, उनको धमकाया, और क्या कुछ कहा है। उनका जो बयान है वो काफी वायरल हो रहा है। उसके बाद उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी पूछेंगे। सबसे पहले बयान उनका सुनवाते हैं।
नहीं, देखिए मैंने जैसे कहा, स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब से मैंने बात भी किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जा करके गाली गलौज किया, बुरा भला कहा। फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना, और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए, वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए सदन में बोलने के लिए। जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं। ऐसा है संसद की, बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। सर राहुल गांधी ने किन्होंने किया सर? स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपी जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी तो सर ये आरोप लगाए हैं किरण रिजिजू ने, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सांसदों की मौजूदगी में 20 से 25 सांसद आए, उनके साथ गाली गलौज की, और उससे बेचारे स्पीकर साहब इतना आहत हैं और वो इतने नरम दिल के हैं कि वो कुछ बोल भी नहीं पाए। अब सर समझ में नहीं आया, उन्होंने ये आरोप तो लगा दिया, लेकिन ऐसा कहीं कोई खबर तो निकल करके सामने नहीं आई। अब लोकसभा स्पीकर हैं तो उनके जो चैम्बर है उसमें सीसीटीवी फुटेज होगा, इतना हाई प्रोफाइल जगह है, और अगर नहीं था कोई कैमरा तो कोई तो स्टाफ होगा जो ये बता सके कि उस दिन वहां पर हुआ क्या था। और अगर गाली गलौज हुई है तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ओम बिरला को सामने आकर नहीं बताना चाहिए कि सच के क्या आपको लगता है क्या हुआ होगा उनके साथ? देखो, असली बात निधि यह है, मैंने पहले भी ये निवेदन किया था कि मर्यादाओं तक तब सीमित रहेंगी जब मेरे राष्ट्र भक्ति और मेरे राष्ट्र प्रेम के मार्ग में बाधक ना बने। अगर मेरे राष्ट्र हित के खिलाफ मर्यादाएं भी आ जाएंगी तो मैं उसको तोड़ दूंगा। यही भगवान कृष्ण ने कहा था। देखिए, राम में और कृष्ण में अंतर क्या है? राम ने मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि वो जमाना ऐसा था तो मर्यादाओं का पालन हो सकता था। कृष्ण ने कंस को भी सहा था, उन्होंने देखा था कैसे दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। उन्होंने कहा कोई मर्यादा नहीं, मारो, दुष्ट हैं ये, असुर हैं। देखिए, मेरे राष्ट्रहित के रास्ते में जो भी आएगा, कोई भी आएगा, व्हाटएवर, हुसोएवर, उसको मैं अपने राष्ट्रहित में, और आज के तारीख में चारों तरफ से मणिपुर में आग लगी हुई है, गृह मंत्री साहब आनंद में हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उनके बेटे जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बने हुए हैं। मणिपुर में 2 साल आग लगी, मुख्यमंत्री हटे, राष्ट्रपति शासन हुआ, थोड़ी शांति आई। जब से ये दोबारा सरकार बनी है फिर आग लग गई है। उन्हें कोई फुर्सत नहीं है उसको बचाने की। हमें पुलवामा में, पहलगांव में कहीं भी कोई खबर नहीं मिल रही है। ट्रेड डील में पूरी तरह से सरेंडर कर दिया गया है, समर्पण कर दिया गया है। जनरल नरवाणे को इन्होंने हास्यास्पद बना दिया है, मजाक बना दिया है। अरे राहुल गांधी के हाथ में किताब है, लोगों के हाथ में किताब है, तुम कह रहे हो किताब अभी उसमें नहीं गई है, सेल में नहीं गई है। अरे सेल में नहीं गई है तो लोगों ने खरीदा कैसा है? पूरे विश्व में किताबें बिकी हुई हैं। असली मुद्दे पे आ नहीं रहे कि नरवाणे साहब ने जो बात लिखी थी तो आपने उनको निर्देशित क्यों नहीं किया? देखिए, मर्यादाएं रहेंगी, मैं भी मर्यादाओं की अपेक्षा अपने छात्रों से करूंगा। अगर मैं राष्ट्रहित के खिलाफ कोई काम करूंगा तो मैं बच्चों से भी कहूंगा, स्टूडेंट से भी कहूंगा, कोई मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रहित के मार्ग में जो भी बाधक बनेगा, जो भी मेरे देश के किसान और मजदूरों के साथ अत्याचार करेगा, जो भी मेरे देश, नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर हो जाएगी कविता लिखने पे, रवि नायर को 1 साल की दंड हो जाएगा। लेकिन जो अनिल अंबानी, जिसका नाम, जो फ्रॉड कंपनी बना है, जिसको आपने एसोसिएट बनाया था राफेल में, उस पर कोई दंड नहीं होगा। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई देखिए, मर्यादाएं ठीक है, मर्यादाएं, और जैसे वो एक इनके सांसद साहब थे जिनके 6 टांके लगे थे और आईसीयू में भर्ती थे, और उसके बाद पट्टी भी गायब हो गई, दाग भी गायब हो गए, चोट भी गायब हो गए, सांसद साहब भी गायब हो गए, उसके बाद सांसद दिखाई नहीं पड़े। ये सहानुभूति लिखने का प्रयास मत कीजिए, मेरे देश के साथ न्याय कीजिए। अगर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे देश के साथ न्याय करते हैं
और मेरे राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करते हैं और झुकते नहीं हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और रूस और ब्रिक्स से जिस प्रकार से इन्होंने नाता तोड़ा है, और अमेरिका जो आज के तारीख में एक डूबती हुई शक्ति है, उसके दबाव में हमारे राष्ट्रीय हित का समझौता कर रहे हैं, तो मर्यादाओं का पालन एक हद तक होगा, उसके आगे मर्यादाओं का पालन भी नहीं होगा। और सर एक और जो मैंने सवाल पूछा था कि जो स्पीकर ने फैसला किया है ओम बिरला ने सदन से दूरी बनाए रखने का, ये आपको क्या लगता है कि उनका नैतिक कदम है या फिर राजनीतिक रणनीति है? क्योंकि 9 मार्च को उनके खिलाफ जो पेश होने वाला है अविश्वास प्रस्ताव, आपको क्या लगता है कि क्या ये संसद के इतिहास में टर्निंग पॉइंट साबित होगा? नहीं, होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने देखा था ना, हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन पे एक लड़की ने आरोप लगाया था कि उससे उन्होंने छेड़खानी की थी, और उसकी जांच कमेटी में खुद ही चेयरमैन होके बैठ गए। अब जब चेयरमैन हो गए तो खुद ही निर्णय ले लिया, अपने को एब्सॉल्व कर दिया, वो लड़की का अता पता नहीं हुआ और जाके राज्यसभा की संसद में बैठ गए। भाई, अगर मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो मुझे वास्तविकता में नैतिक अधिकार नहीं है कि मैं उस जगह पे जाके बैठूं। तो ये तो देखिए, नैतिकता के आधार पे ठीक है, होना चाहिए, तो इसमें कोई बहुत आपने वीरत्व का काम नहीं किया, देवत्व का काम नहीं किया, ये आपसे अपेक्षित है, क्योंकि आप इस समय एक ऐसी पार्टी हैं जिनके खिलाफ लोग आरोप लगा रहे हैं, और आप निष्पक्षता नहीं बरत पाएंगे, इसलिए आपका हट जाना ही उचित है। आपने बहुत त्याग नहीं किया है, देश पे कोई एहसान नहीं किया है, ये आपसे अपेक्षित था। लेकिन एक स्पीकर के खिलाफ, एक चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहे हैं, इसका माने दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सत्ता पक्ष किसी मर्यादा का पालन नहीं करेगा तो केवल मर्यादाओं की अपेक्षा अपोजिशन से करना अनुचित है। दोनों जने करें मर्यादाओं का पालन, दोनों जने मर्यादाओं का पालन करें, लेकिन औरतों से न डरें। और बाद में वीडियो एक इन्होंने दिखाई राज्यसभा की, और एक दूसरे साहब ने भी दिखाई लोकसभा की, संसद की, और उस वीडियो से पता चल रहा है महिलाओं की कोई गलती नहीं थी। अच्छा, ये भी दिखाया गया कि वो जो कॉरिडोर है काफी चौड़ा है, ये नहीं है कि वो 3 महिलाएं उस कॉरिडोर को रोक सकती हैं और प्रधानमंत्री के मार्ग में बाधा बन सकती हैं। मार्शल बुलाते, महिलाओं को अपनी जगह पहुंचा देते, सीधे पल्लवी पटेल से बदतमीजी करके और बेहूदगी करके, क्योंकि वो ओबीसी लेडी है और ओबीसी विधायक है, और केशव प्रसाद मौर्य को उसने हराया है। तो वहां पे अगर आप ये सब कर सकते हैं तो सांसदों को भी हाथ जोड़ के मार्शल अपने कुर्सी पे बैठा सकते थे। लेकिन पहले वो भागे, अब ये भागे, सब भागने ही में लगे हुए हैं। अरे भागो मत, देश की रक्षा करो, देश के हितों की रक्षा करो। हम आपका सम्मान करते हैं, हमारे लिए मोदी जी और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो भी राष्ट्रहित के खिलाफ जाएगा, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की आज पूरी स्पीच को देख के मुझे लगा, जो आदमी उनको उपनामों से पुकारते हैं, अगर पूरी स्पीच सुन लें तो उनको ये समझ में आएगा अनपढ़ है जो राहुल गांधी को आंकने में गलती कर रहा है। इतना बिल्कुल सर, और आपने राहुल गांधी की स्पीच की बात की, तो मैं वो स्पीच के कुछ हिस्से सुनाना चाहूंगी जिस पर जो सदन के जितने भी सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनको आपत्ति हुई, और वो किस तरीके से बार बार राहुल गांधी को टोकने के लिए बीच में खड़े हो रहे थे, बार बार क्या कुछ कह रहे थे, उनका बयान सुनवाऊंगी और राहुल गांधी का पहले बयान दिखाते हैं। Meaning we would go there as equals. We would not be made equal to Pakistan. And if President Trump decided that Pakistan army chief is going to have breakfast with him, then we would have something to say about that. Now, what has happened? You've done a trade deal. It's small. It's written small in the back. Now, let me tell you what is written about data. Our most valuable asset. The thing that is going to transform India in the 21st century. The thing that is going to make us a superpower in the 21st century. This is what the Modi government has done with our data. Number one, we give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization. Number three, free data flow to the United States. Number four,
limit on digital tax. Number 5, no need to disclose any source code. The finance minister is smiling. She likes to smile. She likes to smile a lot. 20-year free tax holiday to anybody who wants it, to the big tax companies. This is what you've done on data. Second, no, I'll come to that, brother. Second, what have you done on tariffs? At the beginning, $3% was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. Speaker, sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं. स्पीकर सर दो चीजें हैं सर. एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं. मैं क्यों बोलूं? I want to understand. I will not allow you. आप कौन होते हैं? There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair, to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. जो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हो, हरदीप पुरी है, सर. रानी हो, Hardeep Puri is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता. और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए. ए मेंबर वाइस. तो सर, जैसे ही नाम लिया गया हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का, तुरंत स्पीकर साहब बोल उठे और नियम कानून गिनाने लगे, किताबें उठाने लगे. मुझे नहीं समझ में आता है कि आखिरकार नाम लेने में क्या दिक्कत है. जब उन्होंने कहा कि ये सदन के सदस्य नहीं, तो उन्होंने बताया कि हरदीप पुरी है सदस्य, उनका नाम तो ले सकते हैं, लेकिन अब उनका नाम लेने से भी मनाही है. अरे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का और इंदिरा गांधी का वो इस समय सदन के सदस्य हैं क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो मौत हुए 60 साल हो गए यार. महात्मा गांधी का नाम ले लेते हो, सरदार पटेल का नाम ले लेते हो, तो उनपे अगर आर्गू कर सकते हो, उनपे डिस्कशन कर सकते हो, तो इनपे भाई देखिए, ये देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है. इस प्रकार की ट्रेड डील होना जो 12 महीने से लटकी हुई थी, जिसमें साफ पता चल रहा है किसानों के और मजदूरों के और राष्ट्र हितों का समझौता हुआ है, तो इस पे डिस्कशन ना हो. मैं तो ये चाहूंगा, पार्लियामेंट से चाहूंगा, राहुल गांधी से चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री से चाहूंगा कि पूरे दिन की डिबेट एप्स्टीन फाइल पे होनी चाहिए, जनरल नरवणे की किताब पे होनी चाहिए, अडानी के केस पे होनी चाहिए. तीनों केस पे एक दिन की डिबेट हो, क्योंकि देश इस समय इधर उधर की बकवास नहीं सुनना चाहता है. ये 3 मुद्दों में हम जानना चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल के मामले में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनको जेल क्यों नहीं हो रही है. बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, आईएएस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, पूंजीपतियों के नाम आ रहे हैं. और मानी बात है, देखो निधि, ये बात बिल्कुल सब जानते हैं, एप्स्टीन भी मूर्ख नहीं था कि इन लोगों को वहां जेल ले जाके वो इनका फायदा नहीं उठाया उसने.
इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा नेक्सस बना हुआ था कि ये लोग वहां जाके कर्मकांड करते थे, गंदे काम करते थे और उसकी वजह से मेरे देश को बेचा जा रहा था। जो समझौते हुए थे, राफेल में उनका एसोसिएट बनना, बैंक से उनको लोन देना, उसके बाद बैंक द्वारा उन्हें फ्रॉड कंपनी डिक्लेयर किया जाना और बड़ी-बड़ी कोठियों में आनंद उठाना, और उसके बाद अब क्या-क्या समझौते हुए हैं, उस समझौते में हरदीप पुरी साहब का क्या रहा है, उसमें अनिल अंबानी साहब का क्या रोल रहा है, ये सारी जांच होनी चाहिए, राष्ट्रहित में होनी चाहिए। मेरे को मोदी जी से कोई अदावत नहीं है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। और जो राहुल गांधी ने भी कहा कि भारत माता को अगर बेचा जाएगा, अगर मेरी उस माँ को बेचा जाएगा जिस माँ ने मुझे सब कुछ दिया है, 73 साल की उम्र में जो कुछ भी मिला है वो केवल भारत माता की वजह से है, उस भारत माता और अपनी अगली पीढ़ी के साथ हो रहे अन्याय को मैं सहूंगा नहीं, बोलूंगा। चाहे मुझे पल्लवी पटेल की तरह पीट दो, चाहे मुझे रवि नायर की तरह जेल भेज दो, चाहे तुम सोनम वांगचुक को जेल भेज दो और अनिल अंबानी को जेल न भेजो, भैया हमें एक ही लोकतांत्रिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, बोलना। हम बोलेंगे, देश के लिए बोलेंगे, राष्ट्रहित में बोलेंगे, भारत माता के लिए बोलेंगे और भारत को एकजुट रखने के लिए बोलेंगे, 142 करोड़ लोगों को एकजुट करने के लिए बोलेंगे। कुछ हिंदुस्तान नहीं होने देंगे, जो करेगा उसका विरोध करेंगे, चाहे हमारा जिम बंद हो जाए, चाहे हमारे को पीट दिया जाए, मार दिया जाए, हम भारत माता के हितों से समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, समझौता करना भी नहीं चाहिए और वही राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समझौता नहीं होने देंगे और एक-एक सच्चाई को जब वो सामने लाते हैं तो बीच में उनके मंत्री खड़े हो जाते हैं मोदी जी के और पीठासीन जो है वो खड़े हो जाते हैं, नियम कानून गिनाने लग जाते हैं। उसके बावजूद राहुल गांधी अपनी बात तो कंप्लीट कर ही लेते हैं किसी न किसी तरह से। आज जो भी उनका भाषण हुआ और जिस तरीके का भाषण था उसको लेकर फिलहाल तारीफ हो रही है हर ओर और अब उसके छोटे-छोटे से हिस्से काट-काट के भारतीय जनता पार्टी भी वायरल करेगी, वो भी हम देखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जॉइन भी करें। नमस्कार।